हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th सीबीसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। सारा चीज पढ़ना है, स्टैटिक्स करंट, डायनेमिक करंट, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो पहले बात स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो बेस्ड है, जैसे हमारे बॉडी का बेस सेल होता है ना, उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक चीज होता है, फंडामेंटल, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इज द नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोटॉन, देन प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस वेयर वी स्टडी ऑफ द चार्ज। साइंस की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा जहां पे हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू इक्वल टू होगा आपका एन इंटू ई होता है। ठीक है। ई जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका वैल्यू होता है 1.6, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सी से कूलम होता है। ठीक है। नंबर होता है, किसी चीज का नंबर होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं चैप्टर में। ठीक है ना। स्टैटिक्स और करंट। करंट मतलब मोशन और डायनेमिक होता है। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, देन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ द चार्ज एट ए रेस्ट। ठीक है ना। किसी भी चार्ज की अगर रेस्ट में उसके बारे में स्टडी करें, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना। इंसुलेटर, इसके एग्जाम्पल में इंसुलेटर आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मतलब मोशन इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप बोले, उसमें होता है स्टडी ऑफ द चार्ज इन द मोशन। जहां भी किसी भी चार्ज के बारे में अगर मोशन में उसके बारे में स्टडी करते, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन द मोशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल में क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है ना। तो कंडक्टर मतलब जिसे करंट पास करे, इंसुलेटर जिसे करंट ना पास करे। ठीक। तो मेटेरियल दैट अलाउ द चार्ज टू फॉलो थ्रू देम, ऐसा मटेरियल जिसे चार्ज फॉलो करे और जो अलाउ करे, उसे कंडक्टर बोलेंगे। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द चार्ज टू फॉलो देम, वो क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जांपल में कंडक्टर का आ गया, मेटल एलॉय आ गया। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल प्लस नॉन मेटल। यहाँ पे आपको मेटल प्लस ये नॉन मेटल है। ठीक है ना। एग्जांपल में इसका क्या होता है, नॉन मेटल एंड ग्लासेस होता है। ठीक है। फिगर वायर का है। ठीक है ना। फिगर वायर में क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इंसुलेटर है। यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसे करंट पास करता है, किसी भी वायर में देखेंगे आप, ऊपर से कवर रहता है, कोटेड रहता है, वो इंसुलेटर का होता है, प्लास्टिक का होता है। नीचे में क्या है, कंडक्टर है। ठीक है ना। फिगर क्या है यहाँ पे, वायर का। एक क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके बुक में क्वेश्चन है, एक येलो कलर का बॉक्स बना कर लगाया हुआ है, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। दे मस्ट पोजेस द फ्री चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है, जिस किसी भी मेटल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पॉजिज होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। दे आर द शाइनी सरफेस। मेटल ऐसा होता है जिसका सरफेस शाइनी होता है। ठीक है। नॉन मेटल दे आर नॉट लस्टर। लस्टर मतलब कि शाइनी का लस्टर बोलता है। ठीक है ना। लस्टर का मतलब शाइनी होता है। ठीक है ना, शाइनी होता है। ओके। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन द नेचर, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में होता है। इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होता है। ओके। कंपेरेटिवली लार्ज एटम होता है, इसका जो मेटल का होता है वो लार्ज एटम होता है, कंपेरेटिव स्मॉल एटम होता है। ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशन करंट। करंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, करंट का डायरेक्शन आपको होता है निगेटिव से पॉजिटिव होता है। कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो आप पूछेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कन्वेंशन करंट। करंट और कन्वेंशन करंट में डिफरेंस क्या होता है, करंट ऐसा होता है जो नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है किसी भी टर्मिनल में। जैसे कि आपका ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपका। ठीक है। ये आपका जो बड़ा पोल होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जो करंट का डायरेक्शन होगा आपका, कहीं पे करंट का डायरेक्शन होगा तो कहां से कहां तक होगा, ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। और कन्वेंशन करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। दोनों करंट ही होता है, लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर हमको पढ़ना, स्टडी करना है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज का हमको स्टडी करना है। सेकंड के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, हीट जनरेटेड एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करेंगे, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे एंड रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे। ओके। और हीट जनरेट को एच से, इलेक्ट्रिसिटी पावर को पी से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि एप्लीकेशन क्या क्या होता है। ठीक है ना। इसका ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी का एप्लीकेशन क्या, ओम्स लॉ है, जूल्स लॉ है, फिर एप्लीकेशन द हीटिंग है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें, टू टाइप ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमको पता है कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैरी ए नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ध्यान रखना। प्रोटॉन कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है।
अब यहीं पे हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है ना, उसका कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है ना। तो हमको बता दे पहला चीज, ये रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है जो करंट को अपोज करता है, ठीक है, करंट को फ्लो नहीं करने देता। एक तरह से माने तो करंट का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये आपको देखो रेजिस्टेंस लगा, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा, इसको मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को सीरीज होता है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा तो सीरीज कनेक्शन होता है। इसमें V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है इस तरह से, तो हम हर एक रेजिस्टेंस के साथ करंट नहीं डिफाइन कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरीज में लगा तो क्यों जरूरी है हर एक रेजिस्टेंस के साथ फाइंड करने का? इसलिए हम बेटर समझते हैं कि उसको एक ही रेजिस्टेंस मान ले, ठीक है। जैसे ये आपका सर्किट हो गया, हम इस सर्किट को अगर आपको हम ये बनाते कि हम यही होगा, कितना बेटर होगा बताओ, एक रेजिस्टेंस यही R इक्विवेलेंट यही होगा, ठीक है। तो अगर सीरीज में कनेक्शन R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड करके लिख देंगे, एक हो जाएगा। यहाँ पे आपको वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी दिया होगा तो वहां से अगर करंट निकालना, करंट का वैल्यू क्या होता है, V/R होता है, तो वहां से निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर पैरेलल में कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है, इसमें ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। इनवर्सली मतलब उल्टा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अगर आपको हम बात करें कि अगर दो रेजिस्टेंस है ना, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा तो वहां पे क्या करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। अगर दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगा हो, अगर दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगा तो उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट लेता हूँ, ठीक है, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना, यहाँ से कुछ वोल्टेज पास कर रहा है, ठीक है ना, वोल्टेज टर्मिनल है, ये भी है, ये R1 है, R2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 का था ना, ये 3 का केस है, तो 3 के केस में क्या होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर 2 का केस हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालना होना था R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। 3 का केस हो तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर 3 का केस में भी तो इसमें यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3 के केस में कैसे करेंगे। चलो मान के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने और ऐड कर दिया, R3 ऐड कर दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट तो मुझे पता चल गया, अगर इसका वैल्यू 1 ओम था, सबका वैल्यू हम मानते 1 ओम था, ठीक है ना, 1 ओम था। यहाँ पे क्या होगा वैल्यू इसका 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 क्या होगा 1/2, ठीक है। आपका R इक्विवेलेंट यहाँ तक का रेजिस्टेंस का वैल्यू को पता चल गया। अब हम R इक्विवेलेंट एंड ये R3 तो पैरेलल में है दोनों, इसका भी इसी तरह से निकाल देंगे। नया R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे बताओ, R इक्विवेलेंट इंटू R3 बाई R इक्विवेलेंट प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तुमने पहले से कितना निकाला 1/2 निकाले, प्लस कितना निकाले, R3 की वैल्यू कितना है 1 है, इंटू 1/2 प्लस 1, तो 1/2 बाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू कितना 1/2 इंटू 2/3, तो वैल्यू होगा तुम्हारा 1/3, ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। या तो तुम्हारा ये भी केस है ना, R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 R3, यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी से निकाले। बस मैं बता दिया हूँ कि अगर 2 रहे तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है ना, चार्ज इन द मोशन, अगर कोई भी चार्ज अगर मोशन, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी भी सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। Q से चार्ज को डिनोट करते हैं, T से टाइम को डिनोट करते हैं, I से करंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी के क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर आता है आपको, डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 11 सेकंड, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इन ए सर्किट 1 कूलम चार्ज फॉलो बाय 1 सेकंड, इट इज 1 एम्पियर, ठीक है, समझ में आएगा ना। कभी कोई क्वेश्चन में आता है आपको, इंडेक्स का क्वेश्चन में होगा, ठीक है। हम सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी इंडेक्स का क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जितने भी चीज सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन, देखो यहाँ पे 1 एम्पियर का डिफाइन कर ही चुके हैं, ठीक है। 1 एम्पियर का डिफाइन कैसे करेंगे, 1 एम्पियर इज डिफाइन एज ए ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास कर तो उसे 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। अब कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या आ जाएगा 1 कूलम डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो 1 कूलम कैसे डिफाइन करेंगे, ओके। तो 1 कूलम इज डिफाइन एज द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर इन 1 सेकंड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। देखो तुमने कुछ देर पहले क्या देखे थे, तुमने देखे थे यहाँ पे कुछ देर पहले ये देखे थे ना, तुमने कुछ देर पहले ये देखे थे कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या था, 1 कूलम बाय 1 सेकंड था ना, ठीक है। ये था तुमने ये देखे था, ठीक है। एक बस ये रफ के लिए यूज करना, ठीक है। तो तुमने 1 कूलम तुमको डिफाइन किया, 1 कूलम इक्वल तुमको क्या लगता है यहाँ से 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड नहीं लगता है, तो ये तो डिफाइन करना था ना। देखो यहाँ पे जो डिफाइन जो किया है इसने, डिफाइन जो किया है ये 1 कूलम इज डिफाइन एज द क्वालिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ऑफ 1 सेकंड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर 1 सेकंड बाय 1 एम्पियर, 1 कूलम, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब देखो एम्पियर है, इलेक्ट्रिक सर्किट जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, करंट हो,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी करंट में देखना, अगर कोई सर्किट हो, सर्किट में अगर एमीटर अगर सीरीज में है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का ये करेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। अगर सीरीज में एमीटर नहीं हो तो करेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट में पहुंच चुका, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द स्मॉलर करंट। गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है जो स्मॉलर करंट को मेजर करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, गैल्वेनोमीटर का जी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। इट कैन मेजर द सेंसिटिव करंट, ये छोटे छोटे करंट को मेजर करता है, सेंसिटिव करंट को। पहले इसका डिफिनेशन से पता चलता है इट इज यूज टू मेजर द स्मॉलर करंट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को भी शो करता है, ठीक है। अब क्या, एमीटर हैज ए वेरी लो रेजिस्टेंस देयरफॉर कनेक्टेंस। एमीटर क्या होता है, बहुत छोटा होता है इसका रेजिस्टिविटी, इसलिए क्या करते हैं इसको, हर किसी के अंदर ना अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एमीटर जो तुम अगर ऐसे करके देखते हो ना, एमीटर इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इस एमीटर के अंदर। तो इसका जो वैल्यू है तुम्हारा ना बहुत ही छोटा होता है, इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं। अगर क्या होगा अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्शन कर दे तो, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये भी आता है क्या होगा अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्शन कर दे तो, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है अगर पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे तो क्वेश्चन है कि व्हाट इफ एमीटर इज कनेक्ट इन द पैरेलल, क्या अगर एमीटर को कनेक्ट कर देंगे हम पैरेलल में, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है तुम्हारा। तो इफ वी कनेक्ट इट अक्रॉस इन द पैरेलल टू द एनी सर्किट एलिमेंट, इट विल शॉर्ट दैट एलिमेंट, वो उस एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा किसी भी को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे तुम यहीं पे देख लो, यहाँ पे देख लो, तुम्हारा कोई सर्किट ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे तुमने इसको एमीटर को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, ये तुम्हारा सर्किट है, ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है। अगर तुमने क्या किया, एमीटर को तुमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, इसके साथ क्या होगा, इसको शॉर्ट कर देगा, इस चीज को शॉर्ट ही कर देगा, खत्म ही कर देगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ द एलिमेंट द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट विल बी इंक्रीज विच विल डेफिनेटली बर्न द मीटर, ठीक है। जब तुम इस चीज शॉर्ट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा, इसी कारण ये बर्न कर देगा, इस चीज को बर्न पूरा सर्किट को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी एमीटर को पैरेलल में कनेक्शन नहीं करते, ठीक है। आप लोग को लैब में भी दिखाया गया होगा, अगर आप लोग 10th सीबीएसई में लैब में जाते होंगे तो पता चलता होगा कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हो कि भी, जिससे हम वोल्टेज बोलते हैं। इट इज ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। डिफिनेशन से पता चलता है कि कितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज। तो V इक्वल टू W/Q, W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज, ओके। तो V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज से क्या होता है, कूलम होता है, तो 1 वोल्ट, ठीक है। ऐसा यूनिट तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्ट होगा, ओके। इट इज मेजर बाय द वोल्टमीटर। ये करंट किसके द्वारा मेजर करते थे, करंट हम मेजर करते थे किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा मेजर करते थे, ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज, ठीक। यहाँ पे क्या होना है, वोल्टमीटर, ठीक है। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए क्या बोलता है, व्हेन ए 1 जूल वर्क डन इन ए कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द वोल्ट। 1 जूल 1 कूलम, ठीक, एंड द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन द पैरेलल, ओके। अब क्वेश्चन में ये आता है कि what if voltmeter is connected in series, वोल्टमीटर को अक्सर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, इन पैरेलल, ठीक है। अगर हम इसको सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ए वोल्टमीटर इज राइट हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या था, लो था, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो था, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इफ कनेक्टिंग द सीरीज इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। अगर आप उसको किसी भी तरह से सीरीज में कनेक्शन कर देते तो क्या करेंगे, उस सर्किट क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उस रेजिस्टेंस सर्किट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा और रिड्यूस द करंट इन द सर्किट, करंट को बहुत कम कर देगा। तो आपके ये मतलब फेवरेबल केस है ही नहीं, ठीक है। करंट डिपेंड ऑन, करंट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। करंट डिपेंड ऑन, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डायरेक्टली किससे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, V का है, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या होगा, अगर ये हम किसी भी चीज में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, V है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आई को अगर हमारा प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हर एक केस में, हर एक जगह एक कांस्टेंट आपको यूज ही करना पड़ेगा। तो करंट के केस में रेजिस्टेंस लगाता है, ठीक है, इक्वल टू V, ठीक है। V इक्वल टू आई है तो आई आर इंटू V दो, कुछ भी बोलो, ठीक है। अगर हम तुम V इक्वल टू आई आर ले लेते, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्या होगा, V/R, ठीक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/R भी होगा। देखो यहाँ पे अगर तुमने क्या किया, V इक्वल टू आई आर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो आई किसके प्रोपोर्शनलिटी में था, V किसके प्रोपोर्शनलिटी था, आई के था, ठीक है। आई किसके था, V का था, ठीक है। तो आई जब V का था, आई इक्वल टू 1/R था ना, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, V/R होगा ना, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1/R होगा। तो वही बात यहाँ पे बोल रखा, ठीक है ना,
1 बाय। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू इट। हम पहले ही बता चुके रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को अपोज करे उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे यूनिट ओम होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है। सिंबल क्या होता है? सिंबल आपका ऐसा होता है जो देखने को मिलेगा रियल लाइफ में आपको रेजिस्टेंस ऐसा ही दिखेगा। कलर कोडिंग होता है यहाँ पे, ब्लू येलो इस कलर कोडिंग होता है। ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा आफ्टर 12 जब ग्रेजुएशन करोगे तब। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे देखते हैं जब हमको किसी भी सर्किट में या किसी क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, इस टाइप से रेजिस्टेंस देखेंगे, या तो ज्यादातर इस टाइप से नहीं देखते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे होता है, अगर कहीं पे कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये होगा कि आपका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, पार्टिकुलर करंट के लिए इतना, पार्टिकुलर करंट के लिए इतना, इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम होता है रियोस्टेट बोलते हैं, REHOSTAT रियोस्टेट, ठीक है। देखो ये तुम्हारा वायर है, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी चीज के लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। किसी भी सर्किट में वायर में जितना लेंथ उतना रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एरिया ना उतना कम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया ना उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे भी डायरेक्टली है तो यहाँ भी हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। ये अगर हम यहाँ से हटाते हैं आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना, कांस्टेंट में तो कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। तो R = रो बाई एल हो गया, ठीक है। ये मतलब किसी भी चीज का एरिया, एरिया मतलब सर्कुलर टाइप का पाई R² हो जाएगा एरिया में, ठीक है। डिपेंड किस किस पे करता है रेजिस्टेंस? देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड करता है। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो मतलब रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। इसको रो बोलते हैं, RO रो बोलते हैं, रो मतलब पढ़ते रो ही है लेकिन रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे, रेजिस्टेंस से डिनोट करेंगे R से, लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक। तो चलो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके बारे में पता है, ठीक है। चलो तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू पॉजिट द करंट, मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर किसी भी करंट को अपोज करने की जो खूबी है उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। देन व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्टर टू अपोज द करंट, ठीक। एबिलिटी ऑफ मटेरियल, अब किसी भी मटेरियल में इतना पावर है कि अपोज करंट को कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन में, ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एरिया, ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए ऐसा यूनिट इसका ओम होता है, ऐसा यूनिट का क्या रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है। दिस प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द हीटर एंड द फ्यूज। रेजिस्टेंस को कहां का यूज करते हैं? हीटर में और फ्यूज में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज एट द क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल टेस्ट, ठीक है ना, इसको कंट्रोल टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। R = रो इंटू L बाई ए, तो रो इक्वल टू क्या होगा? R × A बाई ए, इसका होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल का, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन सीरीज एंड पैरेलल? देखो सीरीज में तो ऐसा रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में तो ऐसा होता है, पहले बता चुका हूं। इसमें जो होगा ना करंट सेम होगा, इसमें वोल्टेज डिवाइड होगा। इसमें करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है? करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। हमें याद रखना, करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। चलिए हम बात करने वाली कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के बारे, रजिस्टर के बारे में बात करेंगे, इन सीरीज में बात करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ओके। चलो ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। तो V = क्या होगा? यहाँ पे अगर V क्या होगा? वोल्टेज क्या था? वोल्टेज इस केस में क्या होता है? यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगा ना, वोल्टेज डिवाइड होगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है ना। चलो वोल्टेज डिवाइड हो गया, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइड हो गया। देखो तो V = V1 + V2 IR से क्या होगा? V = V का फॉर्मूला क्या होता है? V = क्या होता है? IR होता है ना, तो IR, ये IR और IR1, ठीक है। V1 तो IR R1, V2 तो R2, V3 तो R3, V = RS कॉमन है, ठीक है ना। तो RS = क्या होगा? I से I कैंसिल हो गया, I अगर कॉमन है तो I सब कट गया, RS = R1 + R2 + R3 कॉमन। अगर कभी कभी आपको बोलेगा ना कि मतलब वो शो करो कि रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, कैसे शो करेंगे? रेजिस्टेंस से एक सर्किट लेंगे, यहाँ पे लेंगे, सब चीज इक्वल करेंगे, कर देंगे पूरा, ठीक है। तो RS = क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द टोटल रेजिस्टेंस फॉर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, पैरेलल में कैसे करेंगे? शो करना होता है, ठीक। उधर तो हम देखे उसको नॉर्मल केस डायरेक्ट वैल्यू रिजल्ट, यहाँ पे हम शो करके देखेंगे, ठीक। I = क्या होगा? I1 + I2 + R3 होगा, I1 + I2 + I3, ठीक। R1 + R2 + R3 पैरेलल में, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या होता है? हम जब V = IR लिख सकते हैं, I = क्या लिखेंगे हम? V/R लिखेंगे, ठीक है। V/R लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है ना, वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड, सीरीज में उल्टा होता है इसका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज सेम है। RS = V/R1, V/R2, V/R3, V कॉमन लेंगे, सब V कट से 1/RS, 1/R1, 1/R2, R3, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। RS = 1, इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा ही होता है, ठीक है। फॉर द मिनिमाइजिंग द रेजिस्टेंस RS = क्या होगा? R1 × R2, R3 बस दो के लिए, अगर दो पैरेलल में, ठीक है। इफ टू रेजिस्टेंस इन द पैरेलल देन ये होगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले बता चुके थे आपको, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हमको करंट
को किसी सर्किट में कम करना है, किसी सर्किट में करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में होना चाहिए पैरेलल। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है। अगर किसी भी सर्किट में करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे पैरेलल में, ठीक है, ध्यान से देना, ठीक है। हम लोग बात करते हैं हीट जनरेट, हीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हीट टॉपिक के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन द हीटिंग इफेक्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड में, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर द कंडक्टर बिकम्स द हॉट आफ्टर सम टाइम। जब किसी भी कंडक्टर के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कुछ टाइम बाद कंडक्टर हॉट हो जाता है, ठीक है, मटेरियल हॉट हो जाता है, प्रोड्यूस द हीट, और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग। हीटर होता है घर में यूज करते हैं ना, करंट लगाया कुछ तरह होते होते उसमें एक फिलामेंट भी जलना होता है रेड कलर का, उसका हीट हो जाता है, पूरा घर को गर्म कर देता है, ठीक है। एग्जांपल में ए बल्ब बिकम द हॉट आफ्टर इट यूज फॉर द सम टाइम। येलो बल्ब जो होता है, अभी तो हम लोग एलईडी यूज करते हैं, पहले जो येलो बल्ब यूज करते थे 100 वाट का, उसमें क्या होता था, वो घर को भी गर्म करके रखता था, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू द हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट होता कैसे, ठीक है ना, कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, एक फॉर्म से 2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ये डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता। अब जूल्स लॉ के बारे में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। व्हेन ए करंट इज पासेस थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर अ टाइम टी, किसी भी कंडक्टर में अगर आई करंट पास होता है, ठीक है ना, टाइम टी से रेजिस्टेंस आर से लेके, देन द हीट डेवलप, उसमें हीट डेवलप इन द कंडक्टर, उसके बाद हीट उसमें डेवलप हो जाएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, और जो हीट होगा किसके इक्वल टू में होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब करंट का स्क्वायर में होगा द रेजिस्टेंस टाइम इंटू आर, ठीक है। इसे कहने का मतलब ये था, एच इज इक्वल टू, अगर किसी में हीट अगर डेवलप होता होगा आई स्क्वायर इंटू क्या था, करंट एंड द रेजिस्टेंस एंड टाइम, आई इज इक्वल टू आर टी, और आर कैपिटल में कर दो, ठीक है। तो W इक्वल क्या था, मैंने V बाई क्यू था ना, V इज वाई क्यू, वर्क डन इक्वल क्या था, वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है। H इक्वल टू हीट होता है, H इक्वल टू V इनटू IT होता है, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा जो केस कह रहा था, जूल्स लॉ क्या था, यही होता है जूल्स लॉ, ठीक है ना। I इक्वल टू Q बाई 2, Q इक्वल टू I बाई T होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका 3 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। एक फॉर्मूला होगा H इक्वल टू V स्क्वायर आर टी, जहां पे आपको V आर टी दिया है वहां से ये निकालेंगे। जब वो करंट दिया है I स्क्वायर टू आर टी करेंगे, ठीक है, तुमको ये पता चल गया तो ये ऑटोमेटिक है। इसका मतलब क्या होगा, V बाई आर होता है, V स्क्वायर बाई आर से कैंसिल। हम बात करते हैं हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जब हीट किसी कंडक्टर में जनरेट होगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पहले ही बात कर चुके हैं, फिर हम बात करते हैं। स्क्वायर ऑफ द करंट के बारे में बात की थी, रेजिस्टेंस ऑफ टाइम फॉर द विच द करंट इज पास, और टाइम के बारे में, ठीक है। अब एलवाई क्या होता है, एलवाई हैज द हाई रेजिस्टिविटी, एलवाई के पास क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच होगा, आर इनवर्सली डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ठीक है। तार अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, कोई नहीं कोई कांस्टेंट लगेगा, तो वही रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है ना, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे एच इक्वल क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है, अगर किसी भी सर्किट में आपको रेसिस्टिविटी दिया है, ठीक है, लेंथ दिया या क्रॉस सेक्शन दिया, तो वहां से हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, ठीक है। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अभी क्वेश्चन में आता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या, फिलामेंट इज मेड ऑफ द टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, बल्ब जो देखा पहले वाला बल्ब, ये नहीं, अब एलईडी नहीं, दूसरा बल्ब, उसका फिलामेंट के टंगस्टन से बना होता है, ठीक है ना। और उसका टेम्परेचर जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन में कभी कभी फीलिंग में आपको ये भी आ जाएगा उसका टेम्परेचर कितना आता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना आता है, ठीक है। 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, जो पहले घरों में था, अभी तो कट डाउन हो गया ना, ऑटोमेटिक कट डाउन होता है, लेकिन पहले फ्यूज लगते थे यहाँ पे, ठीक। इस टाइप के शकल होता था उसका, इसका शकल आपको दिखा दूंगा, इस टाइप का होता था उसका पिक्चर डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे फ्यूज थोड़ा सा छोटा सा वायर, पतला सा वायर लगा रहता था, ठीक है। तो एक फ्लक्चुएशन होता है, कभी करंट हाई है कभी लो। इससे क्या होता है ना, अभी क्या होता है, अगर हाई करंट लो करंट आ गया ना फिगर में, तो शट डाउन होता है, आपको वहां से गिर के फिर से जाकर उठा लोगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज टाइप का था, वो फ्यूज यहाँ का बर्न कर जाता था, ठीक है ना। तो फ्यूज किससे बना होता है, कभी क्वेश्चन में था इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना होता है, मेड ऑफ द जिंक टीन एंड लेड, एलईडी से बना होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जो पकड़ने फ्यूज ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। लाइव वायर होता था, ठीक है, फ्यूज वायर होता था यहाँ पे, लाइव वायर यहाँ पे, फ्यूज यहाँ पे होता, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता था, ठीक है। इसी कारण क्या होता, हर एक शॉर्ट कर जाता था, घर को बचा लेता था, खुद को शॉर्ट कर देता था, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। बात, इलेक्ट्रिक आयरन होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन होता नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। ये यहाँ से तुम्हारा करंट आया, लाइव वायर आया, यहाँ पे तुम जो इलेक्ट्रिक आयरन जो है ना, आयरन का परत देखोगे, एक थोड़ा इस टाइप का परत होगा, ठीक है। उसके ऊपर तुम्हारा एक कपड़ा होगा ऐसे का चढ़ा हुआ, अंदर में क्या क्या चला तुमको पता नहीं, तुम कपड़ा यहाँ पे डालते हो, यहाँ से कपड़ा तुम्हारा क्या होता है, आयरन हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर में क्या क्या होता है, उसके आयरन में मेटल ब्लॉक होता है,
एक मीका होता है जो क्या कहते हैं मीका से करंट आता है, ठीक है। और नाइक्रोन का वायर लगा होता है, इट इज यूज फॉर द मोर हीटिंग। नाइक्रोन का वायर करता है हीटिंग ज्यादा आता है, ठीक है ना। मीका अपोज द करंट बट सप्लाई दे। देखो जो तुम्हारा जो करंट आया ना, इसका कॉन्सेप्ट में तुमको बता रहा हूं। करंट आया ना, करंट क्या करेगा तुम्हारा, करंट तो आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, ठीक है। लेकिन वहां जो मीका लगा ना, मीका एक प्लेट है, ठीक है। मीका क्या करता है, मीका क्या करता है, उस हीट को ना पास करने तक करंट को रोक देता है। अगर सपोज दैट मानो करंट भी अगर आ जाता तो क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करते, हम सबको मर ही जाते, है कि नहीं। ऐसा ही होता ना, हमको करंट लग जाता, हम मर जाते, झटके मर जाते। गए आयरन टर्निंग के लिए जान गंवा के आकर, ठीक। इसलिए वहां पे मीका प्लेट लगाओ तो मीका क्या करता है, करंट को अपोज करता है, ठीक है। करंट को खत्म ही करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आयरन लेकर के तुम वहां पे अगर हाथ नीचे में डालते हो कुछ देर तो वहां पे तुमको जलेगा, करंट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन करंट अंदर में कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, मीका करता है, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ फार्मूला के बारे में, यूज है फार्मूला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फार्मूला के बारे में बात करते हैं, आई होप कि तुम्हारा लास्ट ही पेज होगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी पहले बता चुका हूं। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वी इक्वल टू आई बाई आर होगा, आर इक्वल क्या रो इंटू एल बाई होगा, ठीक है ना। पी इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू आई होगा, तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। वी इक्वल टू आई आर हो गया, तो यहाँ पे आई आर पुट करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, आई आर इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर, पी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आर से मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, आर वन प्लस आर टू आर थे। आरपी मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय, ठीक। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट। हम बोलते हैं ना 1 यूनिट मतलब कि तुम्हारा घर में इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, 1 यूनिट 2 यूनिट की बात करते हैं ना, यहाँ पे आता है। तो 1 यूनिट मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्किट में अगर मतलब कि जो वर्क डन हुआ है, ठीक है ना, वाट 1 किलो वाट इंटू 1 आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। 1 किलो वाट इंटू 1 यूनिट क्या होता है, 1 आवर। तो अगर तुम बात करते हो कि चलो मान के तुम्हारा ये 1 वाट है, ठीक है ना, ये पावर है तुम्हारा। हम यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते, ये नोट है, हम तुमको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चलो यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है। ये 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल बाय 1 सेकेंड होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है ना, वर्क डन बाय टाइम होता है ना, होता है। चलो अगर हम इसको 1 किलो वाट कर दें, 1 जूल तो जूल ही रहेगा, इसको 1 आवर कर दें तो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, ठीक है। तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर जो होता है तुम्हारा, यही क्या होता है, 1 यूनिट का आता है, ठीक है ना, 1 यूनिट का आता है, ठीक। अब 1 किलो वाट 1 आवर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम कन्वर्ट करोगे किलो वाट और आवर को तो होगा तुम्हारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। अगर 1 जूल क्या होगा तुम्हारा बताओ, यहाँ पे कितना होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, ठीक है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो वही होता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इन किलोमीटर आवर इज नोन एज 1 यूनिट, ठीक है ना। चलो पता चल गया ना 1 किलो आवर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करने वाले आपको ये होगा पता चल गया। चलिए हम बात करने वाले आप किसके बारे में, बात करने वाले पावर के बारे में, ठीक है ना। 1 किलो वाट इक्वल कितना पावर होता है, 100,000 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर, अगर कहीं बड़ा मशीन जहां पे हॉर्स पावर में पावर यूज करते हैं, ठीक है, 10,000 हॉर्स पावर, तो वहां पे 1 हॉर्स पावर का वैल्यू होता है 746 वाट होता है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर का पावर पहले निकल के बता चुके हैं, तो तुम्हारा यहाँ फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसका जितना भी क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन लेकर के, इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो मन से पढ़ाई करो, ठीक है।